हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। ये सारी की सारी चीजें अपने साथ लाइव होने हैं। अब दोस्तों टॉपिक इस पूरे चैप्टर का है क्या, लार्ज स्केल वायलेशन एंड चैलेंजेस। आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, हमने बहुत सारी फिल्मों के अंदर देखा हुआ है कि जब पार्टीशन का दौर हुआ 1947 के बाद का समय जितना भी था, उस टाइम पीरियड में हमने ये देखा था कि भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे अहिंसा हुई थी। अहिंसा बोले तो बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने क्या कहते हैं एक दूसरे को मारना चालू करा, बहुत बड़े लेवल पे वायलेशन हुआ और बहुत बड़े लेवल पर हमें समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रियासतों के एकीकरण के ऊपर बात हो रही थी, यानी कि भारत में अंग्रेज हमें आज़ादी दे तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे थे कि जितने भी देसी रजवाड़े हैं उनको कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से कैसे आज़ादी दोगे, भारत में विलय कराओगे तो कैसे कराओगे। 565 रियासतों को आज़ाद कराना और या तो उनको मनाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों के साथ क्या किया, वो भी आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमें दूसरा पार्ट समझ में आता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज नीड टू बी ड्रोन अप। क्योंकि कई सालों तक जब से भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल एंड देन भूटान, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन, लेह लद्दाख, ऐसे बहुत सारी प्लेसेस थी जो बड़ी डिस्प्यूटेड चल रही थी। और उस टाइम पीरियड पे इनको सही तरीके से राज्यों में बनाना, सही तरीके से यूनियन टेरिटरी को बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो इस चैप्टर में देखने को मिलेगा और समझेंगे कैसे हुआ। एंड देन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन 2023 और 24 के हिसाब से इस सिलेबस में इस टॉपिक को ऐड करा गया है और आपको ये पार्ट तो जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर सीबीएसई के अलावा भी चीजें समझने की कोशिश करें तो सरदार वल्लभ भाई की कंट्रीब्यूशन को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो इनके नाम पे ही वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो अब सोचिए कि कितनी ज्यादा वैल्यूबल चीजें होगी जो हमें इनके बारे में समझने की जरूरत है। सो हाल फिलहाल इस पूरे चैप्टर में ये बातें दे रखी हैं और उसके साथ साथ एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो ये दे रखा है। नया टॉपिक भी ऑफ कोर्स हम आपको जब हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज खत्म होता है तो हम नए टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। इतना क्लियर हो गया आप सभी लोगों को कि पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा जाएगा, और आप अगर इन चीजों को समझ पा रहे हैं इट मींस दैट आप आगे की चीजों को कवर कर पाएंगे। हाल फिलहाल शुरुआत होती है भारत की आज़ादी की रात में 14 अगस्त की रात, 14 की मॉर्निंग को पूरी तरीके से किसको आज़ाद करा गया, पाकिस्तान को। 14 की ही रात को 12 बजे के बाद इंडिया को आज़ाद करा गया और भारत में एक भाषण निकल के आता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी और फाइनली इंडिपेंडेंट इंडिया, ब्रिटिश रूल खत्म हो चुका है। गांधी जी की स्पीच बड़ी खतरनाक थी, इसलिए हम इसे अर्धरात का सूर्योदय कहते हैं। बहुत सारे इतिहासकर्ता ये बताते हैं कि अर्धरात्रि का सूर्योदय अगर हुआ था तो अर्धरात्रि का सूर्योदय का मतलब क्या था, 14 अगस्त की रात को ही भारत को आज़ाद क्यों करा गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न बताया जाता है जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके साथ यहाँ पे आपके नेहरू जी जो थे उन्होंने एक स्पीच दी, आप देख सकते हो ये स्पीच। नेहरू जी की स्पीच बड़ी ही आक्रामक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, जिस स्पीच का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि नीति के साथ भाग्य वधु का मिलन। कहीं कहीं नीति के साथ प्रयास भी लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये था भारत में जब लोग सो रहे थे और देश में आज़ादी का परचम लहर रहा था, तिरंगा लहर रहा था, लोगों को पता भी नहीं चला था कि हम लोग 15 अगस्त के दिन आज़ाद हो चुके हैं। बट नेहरू जी की ये स्पीच जो लोगों को समझा देती है कि भैया आज़ादी का असली मकसद यही होता है कि हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस देश को सींचा है, इस देश को बनाया है। फाइनली 14 अगस्त की रात को संविधान सभा का
एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, एक सेशन बुलाया जाता है, और जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ये भाषण दे रहे होते हैं कि भारत किस तरीके से आज़ाद हुआ, क्या क्या चीज़ें लोगों ने सेक्रीफाइस करी। अब जब देश आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर लोग दो ही गोल्स के ऊपर क्या कहते हैं फोकस कर पाए, और दो गोलों के ऊपर बातचीत हुई। पहला, आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो चलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए, जैसे हम लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है। दूसरी फोकस ये थी हमारी कि गवर्नमेंट विल नॉट रन द गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ द पुअर एंड द सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप, मतलब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट चलेगी वो पूरी तरीके से जो गरीब है और जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है सोशली बैकग्राउंड पे बेस पे उनकी मदद भी करती रहेगी। तो ये मेन फोकस था, इसीलिए हमने फाइनली इसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करा। लेकिन भारत के सामने 3 सबसे बड़े चैलेंजेस जो थे वो आए। अब दोस्तों ये 3 सबसे बड़े चैलेंजेस जो है ना वो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, ठीक है। तो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस, जब भारत देश आजाद हुआ तो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हमें कौन से देखने को मिले, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। नंबर 1 अगर चैलेंज की बात करें तो हमने देखा कि नेशन बिल्डिंग की बात हो रही थी, नंबर 2 स्टैब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, और नंबर 3 डेवलपमेंट एंड द वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। मतलब ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब देश आजाद करवाया जा रहा था, ये आजाद कराने की बात की जा रही थी, तो नेशन के सामने यही सबसे बड़ी चुनौतियां थी। नंबर 1 अगर हम बात करें राष्ट्र की अखंडता और एकता को बनाए रखना, तो वह है नेशन बिल्डिंग। भारत जब आजाद हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये हिंदू मुल्क होगा, ये हिंदुस्तान मुल्क होगा, क्योंकि धर्म के नाम पर पाकिस्तान को और क्या ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को बनाया जा चुका था, लेकिन भारत को धर्म के नाम पर नहीं बनाया गया था, भारत हिंदुस्तान के नाम पर बनाया गया था। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती थी नेशन बिल्डिंग की। नेशन बिल्डिंग की सबसे बड़ी चुनौती थी कि नेशन बिल्डिंग किस तरीके से होगा। देश में डाइवर्सिटी है, देश में पूरी तरीके से अलग अलग टाइप के भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग रीजन में रूल करने वाले लोग, उनको सबको एक तरीके से जोड़ के रखना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इतना बड़ा भारत है जिसमें अंग्रेज भी थे उसको स्ट्रेंथ तक, उसके बाद किसमें देसी रियासत भी थी, कुछ मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, ये हिंदुस्तान था। तो उनके बीच में डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट करना और मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग सभी को गारंटी देना कि सभी नागरिकों को अधिकार मिलेगा, सभी नागरिकों को मत अधिकार मिलेगा, सभी को पूरी तरीके से संसद में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, ये बड़ा ही मुश्किल था। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेसी के अंदर हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस हो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब देश में संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चले, तो ये बड़ा मुश्किल था। उसके बाद अगर आप देखें तो डेवलपमेंट एंड वेलबींग फॉर द एंटायर सोसाइटी। देश में 4 टाइप के लोग होते हैं, अमीर, गरीब, वीक और स्ट्रॉन्ग। लेकिन भारत जो है वो तो सभी को एक साथ लेके चलेगा ना, वो अकेला किसी को ऐसा नहीं कर सकता कि जो अमीर है वो स्पेशली उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो गरीब है उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत जब चल रहा था तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी फॉर द वेलबींग होना जरूरी है। इसीलिए हमने क्या करा, हमने पूरी तरीके से एफर्ट लगाया कि आर्थिक विकास पूरी तरीके से गरीबी नीतियों को मिटाने के लिए होगा। सरकार कोई भी पॉलिसीज लेके आएंगी तो गरीबों को कम करने के लिए, गरीबों की गरीबाई को कम करने के लिए पूरी तरीके से होगा, और सरकार यही कोशिश करेगी कि जो भी पुअर सोसाइटी है उसके वेलबींग की बात हो सके। तो इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट अप बेसिक पॉलिसीज टू द वेलफेयर गोल एंड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस मस्ट बी अचीव्ड। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी डाला गया, फंडामेंटल राइट्स डाले गए, फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई, ये सारी वो चीजें थी जो संविधान को बिल्कुल गरीबों के हित में करती है। इसीलिए 2 स्टेटमेंट आपको जानना जरूरी है कि अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन नागरिकों के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी, ये पूरी तरीके से उन लोगों के लिए जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज है। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना, आप अपने मस्जिद में जाने या किसी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद है, आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू जाना चाहते थे उनके लिए था। तो यहाँ से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों सुप्रीम लीडर अपने स्टेटमेंट से जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तो ये बताते हैं कि देखो, हम कभी भी किसी भी छोटे लेवल पे, निचले स्तर के लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेशन बिल्डिंग के ऊपर बात होती है। ऑल वी नो दैट भारत की आज़ादी बड़ी ही दुखद थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो 14 तारीख की मॉर्निंग में देखे तो पाकिस्तान को आज़ाद करा गया, और 14 तारीख की रात को 12 बज के जो 15 तारीख हो जाती है उस दिन भारत देश को आज़ाद किया गया। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो 3 तरीके की थी। हालांकि चैलेंजेस सिर्फ यही नहीं थे, चैलेंजेस बहुत सारे थे।
बट सारे चैलेंजेस को नज़रअंदाज करते हुए एनसीईआरटी ने आप लोगों को सिर्फ 3 प्रकार के चैलेंजेस का सामना कराया और बताया कि बच्चे अगर इस 3 प्रकार के चैलेंजेस को पढ़ लें तो वो काफ़ी हद तक सक्षम हो सकते हैं पूरी तरीके से 12th क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या मतलब इतना है कि वो सफिशिएंट समझ जाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को हमें डील करनी है। अगर ये प्रॉब्लम्स हम डील कर लेते हैं इट मींस दैट हम सारी बातें समझ जाएंगे। तो ये थोड़ी सी बातें थी, लेकिन अब आपको पता होगा कि पार्टीशन का प्रोसेस क्या था। अब क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने बोल दिया कि भाई मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान होना चाहिए और उसके बाद हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होना चाहिए, तो उसके ऊपर बड़ा ही डिस्प्यूट चला और हमारे लास्ट भारत के वायसराय, अंतिम भारत के वायसराय वो थे हमारे वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की बात मानी और इवन मैं कह सकता हूँ कि भारत के पार्टीशन की बात प्रॉपर तरीके से हो गई कि एक तरफ हिंदुस्तान बसेगा और एक तरफ पाकिस्तान बसेगा, या पाकिस्तान अलग होगा हिंदुस्तान अलग होगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा आप समझिए क्या है, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये क्या है, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्या है? देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि जो आज का भारत हमें दिखाई दे रहा है पहले ये भारत नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना का सिंपल सा मतलब था हम लेके रहेंगे आज़ादी, और इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भारत के सामने एक थ्योरी पेश करी, एंड द थ्योरी नेम कॉल्ड इज टू नेशन थ्योरी। इसको हिंदी में बोला जाता है द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत। ये चीज पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग प्लीज इस पे फोकस जरूर रखिएगा कि टू नेशन थ्योरी क्या होती है। इस टू नेशन थ्योरी पे बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए भी हुए हैं। तो टू नेशन थ्योरी क्या होती है वो जरूर फाइंड आउट करिए। नॉर्मल सा टू नेशन थ्योरी में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए, डिमांड फॉर पाकिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम, और डिमांड फॉर हिंदूज एज अ सेपरेट स्टेट ऑफ क्या कहते हैं हिंदुस्तान। तो मतलब हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान, यानी कि मुस्लिमों के लिए। तो बड़ा ही मजहबी मामला था, ज़्यादा डिस्प्यूट इस पे हम भी इतना डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन क्लास 12 का बच्चा एटलीस्ट इतना सक्षम होना चाहिए कि अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके चीज़ों को समझने की कोशिश करे, ना ही कि वो कट्टरपंथी की तरफ जाए। मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा सा अगर हम क्लास 11 की ज्योग्राफी क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाते हैं तो हमें समझ में आता है। आप लोगों को 1946 के अंदर पता होगा कि इलेक्शन हुआ था और 389 लोग जो थे वो टोटल इलेक्ट होके आए थे, जिसमें से 73% जो थे, सिर्फ 73% नहीं 73 लोग जो मुस्लिम लीग से थे। मुस्लिम लीग जो थी वो शुरुआती समय के अंदर तो आपके क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा बन गई थी, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर तो ज्यादातर कांग्रेसी लोग हैं और ये हिंदुओं की सभा है। तो उनको ये लगने लग गया कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है, मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो हिंदुओं के बारे में ज्यादा सोच रही है और हिंदुओं की आइडियोलॉजी के हिसाब से वो यही चीज दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये तो पूरी तरीके से किसकी है, ये पूरी तरीके से मतलब या तो हिंदुओं की है या तो कांग्रेस की है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को इस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा और ये चीज़ के एम मुंशी ने भी और बहुत सारे हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने इसके ऊपर चीज़ें बताई भी कि यह सही मायने में अगर 289 लोग थे या कोई कहीं पे 289 लोग थे, कहीं पे 395 भी लोग बोलते हैं, तो ये डेटा आपने चेक करना जरूर है। ऐसे तो 289 ही है। इन 289 कंट्री और इन 289 मेंबर्स में से ज्यादातर लोग या तो कांग्रेस से थे और या तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं हिंदू थे। तो ये चीज मोहम्मद अली जिन्ना को अच्छा नहीं लग रहा था और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुस्लिम लोग के लिए तो अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए एक तरीके से लोकतंत्र बनाएगी। और इसी वजह से टू नेशन थ्योरी हमें देखने को मिली और इस टू नेशन थ्योरी होने के बाद देश में बंटवारा धर्म के नाम पर होना चालू हो गया। फिर इसके ऊपर बहुत सारे कांग्रेसी लीडर भी जो थे वो इस थ्योरी के खिलाफ थे। वो कह रहे थे कांग्रेस अपोज द थ्योरी पॉलिटिकल कंपटीशन डन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश लेड टू चैलेंज ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब मेन बात ये है कि मतलब जो पॉलिटिकल लीडर थे बड़े बड़े वो समझ रहे थे कि भारत को तोड़ने के लिए अंग्रेजों की बड़ी डिमांड है और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को ज्यादा ही हवा दे रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेसी लीडर तो इस सिद्धांत के बिल्कुल विरोध में थे और जबकि एक तरीके का पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा था कि जहाँ पे मुस्लिम लीग कुछ और सोच रही है, कांग्रेस कुछ और सोच रही है ना, मुस्लिम लीग कुछ और, कांग्रेस कुछ और अंग्रेजों की तो वाहवाही वैसी हो रही है क्योंकि वो तो हमेशा ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डाल के देश को आजाद करवा देते हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स फिर आप लोग क्या कहते हैं अपना सोचते रहो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी
दैट इज वाई यहाँ पे जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, क्या नाम था उनका, लास्ट गवर्नर जनरल कह रहा हूँ, लास्ट वायसराय, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ये पेपर में जरूर आएगा आपके, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे और इन्होंने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करा। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पे कांग्रेस के जवान लीडर नेहरू जी, इन्होंने बड़ा ही सोच समझ के क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में फूट डालने की कोशिश करी। अब देखो गांधी के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, नेहरू जी के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, इवन और भी राइटर्स के द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, जिसमें बहुत सारे सीक्रेट हिडन चीजें बताई गई है, जहाँ पे कोई कुछ ये प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो था वो, मतलब ब्रिटेन के लोगों ने जानबूझ के वायसराय को इसलिए अपॉइंट करा लॉर्ड माउंटबेटन की, क्योंकि जो इनकी वाइफ थी वो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी के साथ एक साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो लोगों ने कोई इस थ्योरी से इसको जोड़ के दिखा दिया। तो इसी वजह से कलेश चलता रहा कि पहले देश का, इंडिया का क्या कहते हैं भारत का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे मुझे बना दो, और जबकि कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं नेहरू जी कि अगर मुझे नहीं बनाया तो मैं कांग्रेस तोड़ दूंगा। तो ये थ्योरी भी सामने आई। दूसरा कहीं ये थ्योरी सामने आई कि मोहम्मद अली जिन्ना को बीमारी थी, और जबकि कहीं ये थ्योरी निकल के आई कि नेहरू जी को कैंसर था। तो ये इशू चलते रहे, बड़े बड़े इशू चलते रहे। बहुत बड़े लेवल की बात बता रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिशन लेवल की बात बता रहा हूँ। कारण क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के बच्चों को ना ये सारी की सारी बातें नहीं बताई जाती है, ये बातें उनसे नजरअंदाज कर दी जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको बेसिक चीजें तो पता चलती रहे ना, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से बंटवारा हुआ ही, और यहाँ पे 4 डिफरेंट क्या कहते हैं पार्टीशंस को ढूंढ ढांड के बनाया गया। नंबर 1 रीजन ये बताया गया कि अगर भारत का टुकड़े टुकड़े होंगे, भारत अगर टूटेगा, तो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने के लिए हमें ये देखने की जरूरत है कि भारत को किस हिसाब से तोड़ा जाएगा। तो पहला था धर्म और बहुसंख्यक के आधार पर बनाया जाएगा, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जहाँ पे होगा पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो हिंदुस्तान होगा। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको पाकिस्तान बनाया गया, वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया गया। दूसरी बात, यहाँ पे नॉट ऑल मुस्लिम ग्रुप एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, जैसे कि आप कह सकते हो नेफा का एक ऐसा प्लेस था, नेफा, ठीक है, नॉर्थ नेफा पढ़ते हैं इसे, नॉर्थ क्या कहते हैं ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर, ऐसी कुछ पाकिस्तान का प्लेस था, जो खान अब्दुल गफ्फार खान के एरिया में आता था। वो गांधी की आइडियोलॉजी से बड़े ही प्रेरित थे, और वो कह रहे थे कि मैं पूरी तरीके से चाहता हूं कि मेरा हिस्सा जहां से मैं बिलोंग करता हूं वो पाकिस्तानी हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस था इसलिए उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया। तो इसकी वजह से खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो बड़े ही चिंतित हुए थे। तो नेफा वाला प्लेस आप ये वाला देख सकते हो, ये वाला पार्ट जो था वो हिंदुस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से, देखो ये लिखा हुआ है NWFPS, तो इसको फुल फॉर्म में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन बोलते हैं, मैं यही लिख रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको भारत के साथ जोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन धर्म के नाम पर और पॉपुलेशन के हिसाब से ये पार्ट पाकिस्तान के अंदर चला गया था। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे का डाउट ये है कि अच्छा, तो मुझे अब पता चला कि पहले जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था वही आज बांग्लादेश है, तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिम बंगाल कहा जाता है? बिल्कुल सही, यही कारण है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, तो मैं सिंपल से आपको बता दूं। तो अगर आप बंगाल को देखें तो पहले बंगाल था, और इतना हिस्सा जो था, इतना हिस्सा, अब ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब इसे वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है और इसी से बांग्लादेश क्यों बोला जाता है, कारण आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो ऐसे आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ईस्ट के अंदर बांग्लादेश पड़ता है और वेस्ट के अंदर बंगाल पड़ता है, इसलिए हमारे हिस्से को वेस्ट बंगाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये कई सालों तक तो बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता था कि शायद से बंगाल जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भारत आजाद था, हमारे पार्ट का था। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 2 मेजॉरिटी एरिया प्रोविजन, जैसे पंजाब और बंगाल, वो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, मतलब वहां पे मुस्लिम भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे, तो वो बड़े ही क्या कहते हैं विभाजन के बड़े ही कारण बने, और वहां पर बहुत सोच समझ के मैकमोहन लाइन को खींचा गया। और ये थोड़ा सा जब डीपली आप और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पंजाब को भी आधा तोड़ दिया गया। दूसरे साथ में बंगाल का भी पार्टीशन जो था, जो आप देख रहे हो कि वेस्ट बंगाल अलग चला गया, ईस्ट बंगाल अलग चला गया, वो भी 1947 के बाद पूरी तरीके से धीरे धीरे टूटते बंगाल अलग देश के हिस्से में चला गया था। तो ये बड़ा ही खतरनाक था। पार्टीशन के दौर पे आपने फिल्में देखी है ना, वो गदर मूवी इतनी खतरनाक है कि मतलब गदर एक प्रेम कथा आज भी इतनी फेमस है
कि आप फिल्में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और भाग मिल्खा भाग भी इसके ऊपर फिल्म बनाई गई है। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज की हुई, जो हिंदू ना मुस्लिम ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनको बेचारों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से माइग्रेट होना पड़ रहा था। हम उन लोगों को वहां जाना पड़ रहा था जहां उनको जाने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आफ्टर पार्टीशन, जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे राइटर्स इसको बहुत बड़ा एक नए नए शब्दों से इसको बोलने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी के टाइम पीरियड पे पार्टीशन हुआ था। जर्मनी के टाइम पीरियड पे यहूदियों को, पार्टीशन नहीं हुआ था, यहूदियों को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मार दिया गया था। तो ऐसे एक वर्ड के अंदर उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द आया था उस टाइम पीरियड पे, दिस इज कॉल्ड द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब हिंदी शब्द के अंदर होता है महाविध्वंस। तो आप इस शब्द को भी सेम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जिस टाइम पीरियड पे भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, जिस समय पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसी स्थिति को भी महाविध्वंस का टाइम पीरियड बोला गया। इतिहासकर्ता बताते हैं कि इतिहास के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए इतिहासकर्ताओं ने बहुत ऐसे सिचुएशन के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल भी करा था, लेकिन होलोकॉस्ट उनमें से एक शब्द था। और वो एक सही तरीके से जो डिवीजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, वो भारत की दर्दनाक स्थिति को दिखाने की कोशिश करता है। हमने शुरुआती समय में ये तो समझ लिया था वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में कि अगर पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के कारण क्या थे, पार्टीशन के क्या परिणाम निकले, मतलब पार्टीशन के परिणाम हम इसमें पढ़ेंगे, पार्टीशन किस तरीके से होना था, क्या प्रोसेस था, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या चीज़ें बताई वगैरह वगैरह। नहीं आपने समझा है तो आप उसे ज़रूर समझने की कोशिश करिए। अब आते हैं उसकी तरफ, परिणाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, और परिणाम बड़ा ही दर्दनाक था। देखो 1947 पे बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी आबादी को जाने पर मजबूर करना या स्थानांतरित करना, मैं ये तो कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार की भारत सरकार की प्लानिंग नहीं थी, या जो भी ब्रिटिशर्स हमारे भारत को तोड़ के हमें क्या कहते हैं डिवाइड कर रहे थे, मैं कह सकता हूँ किसी भी प्रकार की एक तरीके से प्लानिंग नहीं थी। अगर ये सोची समझी प्लानिंग होती तो शायद से बहुत अच्छा स्टेप लिया जा सकता था, पर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप लिया नहीं गया इसके बारे में। कारण ये था कि जब ये अनप्लान्ड था तो भाई कैसे पार्टीशन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड की मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गदर मूवी, गदर एक प्रेम कथा, और दूसरा भाग मिल्खा भाग अगर जैसी मूवी अगर आप देखोगे तो पार्टीशन का बिल्कुल एग्जैक्टली नमूना आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से भारतीय सरकार और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों ही कमजोर नजर आ रही थी, अनप्लान्ड नजर आ रही थी, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि पार्टीशन का सही प्रोसेस क्या होता है। तो उस समय पे आप कह सकते हैं कि 80 लाख डेटा मैंने निकाला है कि लगभग 80 लाख लोगों को ट्रांसफर होना पड़ा, और बड़ा ही दुखद ट्रांसफर था ये। 80 लाख लोग टोटल, रेशो बिल्कुल ये नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ से इतने गए, वहाँ से इतने गए, वहाँ से इतने आए, यहाँ से इतने गए, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन बस लोगों को इतना पता है कि ऑफकोर्स ये जो लोगों का ट्रांसफर हुआ था ना, वो बड़ा ही दर्दनाक था। सबसे पहला परिणाम यही था कि दुखद था, रातों रात लोगों को समझना पड़ गया कि ये हिस्सा पाकिस्तान हो गया जो कभी हिंदुस्तान हुआ करता था, और जो कभी लोगों को लगता था कि यार ये तो हिंदुस्तान था, पाकिस्तान कब बन गया, या उन मुसलमानों को जो इंडिया के अंदर रहते थे वो लोग, उनको बोला गया कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही दुखद था। उसकी वजह से क्या हुआ, किलिंग हुई और अत्याचार बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। किलिंग कैसे हुई, आपने देखा होगा समझौता एक्सप्रेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा आपने। समझौता एक्सप्रेस के अंदर कहा जाता है कि वहां से 10,000 लोगों को मार के भेजा जाता पाकिस्तान से, इंडिया के लोग फिर मार के किसी मुसलमान को भेज देते पाकिस्तान। तो इस तरीके से रेशो निकाला गया कि लगभग 5 से 10 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ अत्याचारों की वजह से मारे गए होंगे। बेचारे वो मासूम औरतें, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस पार्टीशन के परिणाम उनको देखने पड़े। दूसरा, कम्युनल जोन बने, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो पंजाब के हिस्से को बांटा गया था। तो पंजाब में एक तो लाहौर जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, और दूसरा था अमृतसर। तो सोचिए, अमृतसर और लाहौर दोनों ही एक ऐसी जगह थी जहां पे बहुत ही गंदा तरीके से पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला, पार्टीशन हमें देखने को मिला, और कम्युनल जोन बड़े तगड़े बने। कलकत्ता उनमें से एक था, कलकत्ता भी क्या कहते हैं उस समय पे कम्युनल जोन बड़ा, बड़े दंगे वहां पे हो रहे थे। और उस समय पे सआदत हसन मंटो, इनकी एक लिखी हुई कविता है जो आप कह सकते हैं मेहमान नवाजी में कसर, ये बड़ी एनसीईआरटी के अंदर बड़ी छुपी हुई चीजों से लिखी हुई है, पर सआदत हसन मंटो के बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बंदा वही था जो सच्चाई लिखा करता था। हालांकि आप कह सकते हैं मरे ये क्या कहते हैं लाहौर पंजाब वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ही जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, 42 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, पीते बहुत थे, लेकिन इनकी आज भी जो लिखी हुई चीजें है ना वो बड़ी ही फेमस है, इनके ऊपर मूवी बनी हुई है।
आपके क्या कहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। वो लिखते क्या है, दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोका, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच कर निकाला और तलवार और गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल, दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, भाइयों बहनों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके, जैसा कि आप सब चाहते होंगे। सादन हसन मंटो ने ये चीज लिख के दिखाई। मतलब ये दोनों ही तरफ में भी ऐसा हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अगर कोई आ रहा है, मतलब पाकिस्तान से कोई इंडिया की तरफ अगर हिंदू आ रहा है, तो मे भी वो किसी मुसलमान को ऐसे मार देते होंगे और फिर अपने लोगों को क्या कहते हैं खाना खिलाते होंगे। सेम ऐसे जब इंडिया से जो लाहौर वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जब वहां से ट्रेन जाती होगी तो वहां भी ऐसा होता होगा। तो ये मेहमान नवाजी में कसर कुछ ऐसा ही सादन हसन मंटो बड़े ही ताजुब व्यक्ति थे कि मतलब ऐसी चीजें लिखा करते थे उस टाइम पीरियड पर, किसी से इनको डर भी नहीं लगता था। तो एक बात थी इसमें जिन्होंने लिखी उस ट्रेजिक चीजों पे। शरणार्थियों को शिविरों में रहना पड़ा, कई छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं अपने माता पिता से छूटना पड़ा, बहुत सारी वुमेन्स का रेप हुआ, फोर्सफुली उनको कन्वर्जन करवाया गया, मैरिजेस उनकी हुई। तो ये बड़ा ही खतरनाक था। और ऑनर किलिंग बड़ी मात्रा में हुई। ऑनर किलिंग बोलते जैसे कि मान लो कि कोई इंडियन है, मतलब कोई हिंदुस्तानी हो किसी मुस्लिम का रेप कर रहा है, कोई मुस्लिम किसी हिंदुस्तानी का रेप कर रहा है, तो ऐसे किसी से पेरेंट्स को लगता था कि अगर हमारे किसी छोटी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो इससे अच्छा हम उनको मार ही क्यों ना दे। तो बड़ा ही सोचे कितना एक माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात होती होगी ऐसा कुछ करना, लेकिन उस समय लोगों ने किया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बड़ी तगड़ी थी। मतलब यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना और क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में एक बहस भी हो गई थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि जब पाकिस्तान क्या कहते हैं अलग हुआ है तो ऐसा क्यों ना हो कि भाई पाकिस्तान को पूरी आधे पैसे पाकिस्तान को दिए जाए, आधे पैसे हिंदुस्तान को दिए जाए। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना यही कह रहे थे कि ये जब आधा आधा बटा है तो सब कुछ आधा आधा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना ये था कि आप ये देखो कि आपका क्षेत्रफल कितना है, हमारा क्षेत्रफल कितना है। आप ये कह रहे हो कि हमारी आर्मी भी आधी बढ़ जाए, तो भाई आर्मी जो है वो किसी देश की कैसे बढ़ सकती है। तो जो भारत का एक बाशिंदा है, भारत में जो रहने वाला बंदा है, वो तो सर्विस सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही करेगा ना। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी ड्यूरिंग पार्टीशन, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को बांट लिया गया था। बहुत सारे लेखक, कविताकार, फिल्म मेकर, छोटे छोटे नॉवल लिखने वाले, लघु कथाएं लिखने वाले, कविताएं लिखने वाले, फिल्में बनाने वाले, उन सभी लोगों ने ऐसे सिचुएशन को अपनी फिल्मों में दिखाने की कोशिश करी हुई है। और मैंने छोटा सा एग्जांपल गदर और भाग मिल्खा भाग का दिया हुआ है, आप लोगों ने इसका नाम सुना जरूर होगा। मूवी को ज्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको ऐसे पार्टीशन के दौर पर रियलिटी ये सारी प्रॉब्लम दिखाई देगी कि ऑफकोर्स क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे कलकत्ता में जब क्या कहते हैं गांधी जी थे, तो उन्होंने उस समय पे क्या कहते हैं लेटर भी लिखा था। His presence in Kolkata early improved the situation, and coming to the independence was celebrated in the spirit of communal harmony with the joyless dancing in the street. Gandhiji prayer meeting attract large crowd, but these was short-lived as raids between Hindu and Muslim erupt once again, and Gandhiji had to resort to fast to bring the peace. ये वो था जिस समय हम जहां आज़ादी की लोग क्या कहते हैं लड़ाई जीत कर जश्न मना रहे थे, गलियों में लोग डांस कर रहे थे, वहीं क्या कहते हैं गांधी जी जो थे वो बेचारे कोलकाता गए हुए थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाइयों को छुड़वाने के लिए, कम करने के लिए। इवन उस दिन उन्होंने फास्ट भी रखा था। मतलब जिस समय देश आज़ाद हो गया, भारत पाकिस्तान अलग हो गया, भारत आज़ाद हो गया, तो फिर उस समय लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन गांधी जी उस समय फास्ट में बैठे हुए थे और इन दंगों को कम कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही भारत देश का पार्टीशन होता है तो हमें समझ में आता है कि एक होलोकॉस्ट जैसी व्यवस्था पूरे देश के अंदर पैदा हो जाती है। इवन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में ही हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद होता है तो हमारी समस्या यही नहीं रुकती है। पहली समस्या यही थी कि देश को शेप ऑफ द नेशन में लाना, शेप को नेशन में लाना। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी देश में डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट करना। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूरी इंटायर सोसाइटी के अंदर एक ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे वेल बीइंग सभी समाज के लोगों का हो सके। अब भारत देश तो आज़ाद हो चुका है, अब देखो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है, नेशन को शेप में लाना है और वेलबींग फॉर ऑल सोसाइटी भी हमें करना है। तो भारत को ये सारी चीजें करने के लिए अब समस्याओं का सामना करने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात थी शेप ऑफ द नेशन, मतलब पूरे भारत के अंदर अगर हम पूरा भारत ही एक नहीं बना पाएंगे तो हम भारत को शेप में कैसे ला पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती थी इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, रियासतों का एकीकरण करना। आप ये उस टाइम का मैप देख सकते हैं जिस टाइम पीरियड पे भारत के अंदर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अब आपको क्या लग रहा होगा कि अगर अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो क्या पूरा का पूरा भारत गुलाम था? भारत नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा भारत गुलाम नहीं था। उस टाइम पीरियड पे प्रिंसली स्टेट भी भारत के अंदर रहा करते थे। थोड़ा सा आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ।
आप इस मैप पे फोकस करिए। देखिए जितना भी रेड वाला प्लेस आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे हिस्से को अंग्रेजों ने कैप्चर किया हुआ था। लेकिन जितना भी आपको ब्लू वाला प्लेस दिखाई दे रहा है, उतने हिस्से के अंदर आप देखेंगे तो प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतें या रजवाड़े, जिनके पास अपनी खुद की करेंसी, जिनके पास अपने खुद के कॉइन्स, जिनके पास अपने खुद के नोट भी हुआ करते थे, खुद की क्या कहते हैं कैलवरीज भी हुआ करती थी, खुद की आर्म फोर्स भी हुआ करती थी। कुछ कुछ राजा तो ऐसे भी हमें देखने को मिलते थे। अब आपको क्या लगता है कि पूरा का पूरा भारत गुलाम था? नहीं, सिर्फ इतना सा हिस्सा जो था गुलाम था। और आप देखेंगे इसे ब्रिटिश इंडिया प्रोविजन के नाम से पुकारा गया। यानी कि जब भारत आजाद हुआ ना, तो उस टाइम पीरियड में पीला स्टेट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आजाद नहीं हुआ। सिर्फ रेड स्टेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 12 प्रांत हमें दिखाई देते हैं, उस 12 प्रांतों को अंग्रेजों के द्वारा आजाद कराया गया था। और जबकि दूसरा था प्रिंसली स्टेट वाला पार्ट, और इस प्रिंसली स्टेट वाले पार्ट को आजाद नहीं कराया गया था। बहुत गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि पूरा भारत गुलाम अंग्रेजों का था। ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इन इलाकों के अंदर वो स्वतंत्र तो थे, लेकिन अंग्रेजों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनसे मदद लेते थे और उनको एक तरीके से सेवा करते थे पैसों के लिए। अब जब भारत देश आज़ाद हो रहा था, तो इसी के अंदर पाकिस्तानियों की अलग डिमांड थी, हिंदुस्तानियों की अलग डिमांड थी। अब अंग्रेज जो थे ना, वो ये कहना चाहते थे कि जब हम किसी भारत को छोड़ के जाएंगे तो भाई देखो हम क्या कहते हैं, किसी को दुखी नहीं छोड़ सकते, किसी को नाराज नहीं छोड़ सकते। और ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देखोगे अंग्रेजों ने दो चीज हमारे सामने लाके रख दी। सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे था, दिस इज कॉल्ड द पैरामोन्सी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब कि जो अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश रियासतों के ऊपर कब्जा नहीं कर रही थी, जिनको ब्रिटिश रियासतों ने 565 राजाओं के ऊपर उनकी जमीनों को कैप्चर नहीं करा हुआ था, वहां पे अंग्रेज राज कर रहे थे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, सिर्फ टैक्स लेते थे। लेकिन आप ये देखोगे कि जब भारत देश आजाद होने की बारी आई तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी? पैरामोन्सी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट डिड नॉट लैप्स आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। अब जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन खत्म होता है, तो यहाँ पे जो देशी रियासतें थे उनका शासन तो ना खत्म होगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अंग्रेज तो चले गए, बट 565 रियासतों के पास 3 ऑप्शन छोड़ के चले गए। अब 3 ऑप्शन था हमारे लिए गले की हड्डी। गले की हड्डी 3 ऑप्शन इतना बड़ा था कि हम सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें बाबूजी। यहाँ पर बहुत बड़े तेज तर्रार, समझदार, होशियार, बामुलायजा हमारे जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इस समस्या को सॉल्व करा। सबसे पहले समझते हैं कि अंग्रेजों ने उन 565 रियासतों को क्या ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाओ, और या तो आप आजाद रहो। अब अगर वो आजाद रहते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि आधा हिस्सा आजाद है, आधा हिस्सा पूरी तरीके से क्या कहते हैं देसी रियासतों का, नवाबों का चल रहा है अलग ही। पाकिस्तान में विलय हो जाते हैं तो भी हमारे लिए दिक्कत है, इंडिया में विलय हो जाते तो फिर तो वाह भाई क्या बात है। तो ऐसे टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं बहुत सारे राजाओं ने तो स्वतंत्रता बोल दी थी। यहाँ पे बोल दिया था त्रावणकोर के पहले रूलर, जो अभी केरला आपको दिखाई देता है, पहले वो त्रावणकोर होता था। उसने कहा कि भैया हम तो आज़ाद हैं, हम तो भारत के साथ है ही नहीं, हम तो गुलाम ही नहीं थे कभी, तो हम क्यों जाए भाई कहीं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हैदराबाद ने भी अनाउंस कर दिया कि हम कुछ समय लेना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, और हम फिर उसके बाद आपको सोच के बताएंगे। तो हैदराबाद के निजाम, जिन्हें हम उस्मान अली खां बोलते हैं, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का उद्देश्य एकता, आत्मसमर्थन और लोकतंत्र के लिए शुरुआत समय मना कर दिया। In the most princely state, governor were run in the non-democratic manner। और जहां जहां पे प्रिंसली स्टेट थे वहां पे सरकार चलती थी, पर नामात्र के बराबर चलती थी। धंधा वंदा ढंग से चला नहीं पाए थे सरकार अभी, क्योंकि अभी तो ये लोग हैं ना। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन, उन्होंने कहा ऐसे तो ना हो सकता है, आप लोग अगर भारत आजाद करके जा रहे हैं तो पूरा भारत आजाद करोगे ना, 565 रियासतों के लिए हमारे लिए क्या करके जा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूला गया। अब इस बंदे ने ना मतलब इतना बड़ा काम कर दिया कि आप यकीन नहीं मानोगे, इस बंदे ने पूरी तरीके से, मतलब मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की भी शक्ल छुड़ा दी। इस टाइम पीरियड पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कोई बंदा नहीं था। इसी वजह से मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार ने इनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति। कितनी बड़ी हाइट है, मुझे क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई रिप्लाई होता है तो ऑफकोर्स कर दीजिएगा, और अगर आपको इतनी डिटेलिंग में समझ में आ रहा है तो वीडियो का लाइक तो बनता ही बनता है। अब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, एनसीईआरटी ने इस बार इस चैप्टर के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में नया टॉपिक ऐड किया हुआ है।
तो उसको मैं जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा, सरदार का दृष्टिकोण यही था, द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। अधिकांश रियासतों का यही था कि भारत के हिस्सों में बनना चाहते हैं, लेकिन द गवर्नमेंट रेडी टू गिव द ऑटोनॉमस ऑन द सम रीजन। और उन्होंने कहा ठीक है, भारत के साथ विलय हो जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत हम लालच कह सकते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें रियायत दी जाएगी, भाई राजा महाराजा हैं। In the backdrop of the partition of the integration and the consolidation of the territorial boundaries of the nation has assumed the supreme importance। भारत के विभाजन के टाइम पीरियड पे हमने देखा कि क्षेत्र की सीमाएं खराब नहीं होनी चाहिए भैया, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भारत देश। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब ऐसे सिचुएशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन चारों रियासतों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कहते हैं जोड़ा। भारत के उप प्रधानमंत्री यही थे, गृह राज्य मंत्री भी यही बने, बड़ी कूटनीति तरीके से सभी 565 राजाओं से बातचीत करी, और जिन जिन लोगों से बातचीत होती जा रही थी उन लोगों से हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाते जा रहे थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पेपर के अंदर आता है, इसे विलय संधि पत्र बोलते हैं। 565 रियासतों ने जिन्होंने भी क्या कहते हैं अपने आप को बोला कि हम आज़ाद नहीं है, हम भारत के साथ आना चाहते हैं, तो हमने उनसे महाकसम खिलवा ली। एक तरीके की महाकसम ही संधि पत्र, आपने रिटर्न में बोल दिया कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब बहुत सारे हिस्से भारत के हिस्से में नहीं आए, जिसमें से जूनागढ़, हैदराबाद और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर यूनिवर्सिटी मुझे याद आ रहा है, मणिपुर, इन 4 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा ही दिमागदार लगा के, दिमाग सारी राजनीति कूटनीति बिठा के इन सबको एक करने की कोशिश करी। अब आप देख सकते हैं कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो मिलते हैं वीडियो के। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। आप देख सकते हो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो मैप है उसमें भी दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से हैदराबाद का जो रीजन है दूसरों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। इस वाले प्लेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे राजा एक साथ रहते हैं, ये किसी एक के अंडर में यानी जगह नहीं है। जबकि आपको अगर दूसरी जगह देखने को मिलेगी तो दूसरी जगह जो है वो आपको ये वाली भारत की जगह देखने को मिलेगी, और भारत की जगह में आप ये देखोगे कि ईद हैदराबाद जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक ही के अंडर में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो इलाका आ जाता है ये साउथ सेंट्रल रीजन के अंदर में आता है, साउथ का सेंट्रल पार्ट है, जो आजकल ज्यादातर तो अभी ये कह सकता हूँ तेलंगाना, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू द तेलंगाना, अभी इसे तेलंगाना के हिस्से में डाल दिया गया है, लेकिन ये ज्यादातर उस समय कवर करता था हैदराबाद, कर्नाटका और महाराष्ट्र का कुछ प्लेस, ये उस टाइम पीरियड पे कवर करता था। तो ऐसी कंडीशन में तीनों राज्यों का स्टेट जो था इसने कैप्चर कर रखा था। तो मैं अगर एरिया के हिसाब से बोलूं तो काफी इंपॉर्टेंट जगह थी, एग्रीकल्चर के मामले में भी, मिनरल रिसोर्स के मामले में भी, और कह सकता हूँ बिजनेस के लेवल पे भी ये काफ़ी जगहों से कनेक्ट था। तो अगर ज्योग्राफी लेवल पे देखने की कोशिश करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह थी, और लैंडमास के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो लैंडमास भी छोटा नहीं था। और दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि राजा का शासन यहाँ पे चल रहा है जबकि भारत आज़ाद होने वाला है। तो ऑफकोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि यार अगर मान लो कि मुझे साउथ में यहाँ पे जाना है, इस वाले हिस्से में जाना है, तो मैं अगर ये सारा हिस्सा अगर आज़ाद होगा तो मुझे यहाँ घूम के कहीं से रास्ता निकाल कर यूं जाना पड़े। तो ऐसा क्यों करे, मतलब पूरा भारत आज़ाद है लेकिन ये वाला हिस्सा आज़ाद नहीं है और ये हिस्सा किसी राजा के अंडर में, तो बड़ी ही दिक्कत रह जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमने निज़ाम एक तरीके की पोस्ट है, उस्मान अली खां हैदराबाद के 7वें निज़ाम थे ये। अब 7वें निज़ाम अगर आप देखें तो उसके बाद इनके मरने के बाद क्या कहते हैं कोई नहीं पावर में था। इनका रीजन आप देख सकते हो 17 सितंबर 1948 तक ही चला। इनकी जो डेथ है, बॉन्ड तो इसमें दिखा रखा है, डेथ नहीं दिखा रखी इसके अंदर, मैंने नहीं दिखाई, कोई नहीं आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। लेकिन बस आप इतना मान के चलिएगा कि ये 1911 से लेके 1948 तक हैदराबाद के राजा बने रहे थे। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर उस्मान अली खां जो थे भाई द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट निज़ाम का ही था, हैदराबाद में रूल करते थे और दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी में से एक थे। बहुत लोगों की मान्यता यह है कि ये व्यक्ति उस टाइम पीरियड पे हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। ये उस टाइम पे कई ट्रक सोना दे चुका था भारत को, जिस टाइम पीरियड पे भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। और इसके सबूत एक जगह नहीं है, बहुत जगह हमें देखने को मिलते हैं। इवन अभी भारत देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ साल पहले इसका स्विस बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ था उस पैसे पे पाकिस्तान और इंडिया के लोग आपस में लड़ रहे थे, और हमारे भारत के एक जाने माने वकील है जिन्होंने मात्र 1 रुपए में उनके सारे पैसे स्विस बैंक से निकाले जो इंटरेस्ट उनका बनता है। तो सोचिए उस बंदे का पैसा, इस बंदे के पास इतना पैसा था जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देखते हो, पहले उस बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था, और इतना पैसा था कि इसने अपने पैसे को मैनेज करने के लिए एक बैंक खोल दिया। तो आप सोच सकते हो कि हम
किस पावर से लड़ रहे थे उस टाइम पीरियड पे। लेकिन ऑफ कोर्स भारत देश आज़ाद करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। निज़ाम पे इतना पैसा था कि वो स्वतंत्र देश बनाना चाहता था, इसको स्वतंत्र स्टेट बनाना चाहता था, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की आर्मी भी थी। अब यहाँ पे जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इसने कुछ नहीं कहा, इसने कहा मैं स्टैंड स्टिल पॉलिसी के ऊपर एग्रीमेंट हूँ। एग्रीमेंट का मतलब है कि भाई मैं अभी सोच कर बताऊंगा। भारत देश आज़ाद हुआ अगस्त के अंदर, सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर जब इसके पास लोग पहुंचे तो इससे कहा गया कि सर आप भारत से आ जाइए। इसने कहा जी सोच के बताऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आराम से सोच के बताऊंगा। तो स्टैंड स्टिल पॉलिसी, जिसे हिंदी में यथास्थिति क्या कहते हैं, समझौता बोलते हैं हिंदी में। यथास्थिति समझौता के तहत इसने शुरुआती समय में कहा कि ये रहेगा, लेकिन बाद में इस बंदे ने क्या कहते हैं, उस्मान अली खान ने पूरी तरीके से एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया और उसके बाद हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद इसका नाम दिया। और इस तरीके से हमारे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इस बंदे ने पूरी तरीके से एक नई चीज़ जो है, नया हैदराबाद बनाने की कोशिश करी, जबकि यथास्थिति समझौता इन्होंने हमारे साथ साइन किया था। अब क्योंकि हमें कोई ना कोई रीजन चाहिए था हैदराबाद को भारत के अंदर विलय कराने के लिए, तो वहां पे बड़ा ही किसानों को लेके एक प्रोटेस्ट चलता रहता था। और तेलंगाना के किसान जो थे ज्यादातर परेशान रहते थे, क्योंकि हैदराबाद निज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं। और ऐसे टाइम पीरियड पे हिंदू मुस्लिम का तो वैसे ही झगड़ा चल रहा था, और वहाँ पे जो भारतीय किसान थे, इंडियन मतलब हिंदू किसान थे तेलंगाना के, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं उस समय मुसलमान के अंडर में अगर है तो उन्हीं को टारगेट किया जाता है। तो ये सिचुएशन जो थी बड़ी खतरनाक थी। इसी वजह से वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और हैदराबाद की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस टाइम पीरियड पे इस मुद्दे को उठा लेते हैं। और वो कहते हैं कि जानबूझ के जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स को रजाकार कहा जाता है, हिंदी में आप ये कह सकते हो रजाकार। निजाम ने जवाब दिया कि उनके एक पैरा सैन्य बल रजाकार के रूप में उन्हें जाना जाता है, और उसने बताया कि भाई क्या कहते हैं, कभी भी टैक्स की बारी होती थी तो वो ज्यादातर हिंदुओं को यानी कि नॉन मुस्लिम को ही टारगेट बनाया करते थे। और इसी वजह से यहाँ पे निजाम का एक नेगेटिव पॉइंट जो है सामने आया। अब भारत ने ये डिसाइड कर लिया कि भैया हम निजाम के खिलाफ एक स्टेप लेंगे। दैट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, बस आप ई पाठशाला के अंदर इस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया स्पेशली निजाम की पूरी पैरामिलिट्री फोर्स को खत्म करने के लिए। आप कह सकते हो 13 से शुरुआत करी और 18 5 दिन ये पूरी तरीके से ऑपरेशन पोलो चला। और ऑपरेशन पोलो में पूरी तरीके से हैदराबाद को एनेक्स कर दिया गया और हैदराबाद के टेरिटरी में इसको मिला लिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि 17 सितंबर 1948 के टाइम पीरियड पे जो निज़ाम थे उनको पोस्ट से हटा दिया गया। और फाइनली कुछ ही दिनों के अंदर ये पूरी तरीके से ऑपरेशन चला और निज़ाम पावर से हट जाते हैं। और आप कह सकते हैं कि निज़ाम सामने आप इस फोटो में देखेंगे कि वो मतलब इतने तो छोटे नहीं थे कि झुक जाएं, लेकिन भाई बंदा लड़ा उस टाइम पीरियड पे, इंडिया से लड़ गया, तो अपने आप की कितनी बड़ी बात है। उसकी अपनी आर्मी थी और 5 दिन तक युद्ध चलता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं भी इसकी ज़्यादा तैयारी होती तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मेरे ख्याल से अपना खुद का देश भी बना सकता था, इस पर इतना पैसा था। लेकिन हाल फिलहाल ये स्टेट ऑफ हैदराबाद फाइनली बन गया और यहाँ पे इसको भारत का पार्ट बना लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मणिपुर की। मणिपुर के अंदर आप देख सकते हो शुरुआती समय से किंग ऑफ मणिपुर थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20वें राजा जो थे वो थे बोध चंद्र सिंह। ये 1941 से लेके 1949 के बीच में यहाँ के राजा बने और लगभग आप कह सकते हो 1941 में ही ये अपॉइंट होते हैं अपने फादर की डेथ के बाद। तो इन्हें तो ना पता था कि भारत का पूरी तरीके से टूटने वाला है, भारत अब फाइनली अंग्रेजों की आजादी से निकल जाएगा। भाई राजा तो राजा है, मणिपुर आप देख सकते हो पूरी स्टेट अपनी खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसे क्या मतलब है। तो आप कह सकते हैं कि मणिपुर एक पहली प्लेस थी जहां पर आजादी से पहले भारत में इलेक्शन हो चुका था। और वो इलेक्शन सिर्फ इसीलिए हुआ था भारत के कहने पर कि भाई भारत के अंदर क्या वहां के लोग, मणिपुर के लोग इस चीज से एग्री हैं कि वहां पे राजा बना रहे। तो जब इलेक्शन हुआ था तो मोस्टली टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ कि लोग, मणिपुर के जो लोग थे वो अपने महाराजा बोध चंद के पूरी तरीके से फेवर में थे। लेकिन फिर भी वहां की सरकार के द्वारा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से उनसे साइन करवा लिया, जो वहां के लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पहली ऐसी जगह थी जब भारत, वहां के लोगों ने ही इलेक्शन के थ्रू मणिपुर के राजा को एकत्रित कर लिया, एक कर लिया और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को जबरदस्ती क्यों कर रही है। लेकिन
ऑफकोर्स जबरदस्ती करनी पड़ी हम लोगों को, क्योंकि देखो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना जरूरी था। इसी वजह से मणिपुर के लोग इस एक्सेशन से नाराज थे शुरुआती समय में, और बहुत जगहों पे नेशनल असेंबली, स्टेट ऑफ कांग्रेस इस चीज को सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट क्यों कर रही थी? क्योंकि भाई देखो उन्हें भी अपनी राजनीति चमकानी है। बहुत सारे लीडर्स जो थे इसके खिलाफ भी थे, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत साइन नहीं करवाया गया, इसको एक अलग पॉलिसी के तहत सितंबर 1949 में इसको बोला था मर्जर एग्रीमेंट। आई थिंक यहाँ हाँ लिखा हुआ है मर्जर एग्रीमेंट, ठीक है, विलय समझौता के नाम से इसको बोला जाता है। और फाइनली वहां के मणिपुर के राजा को इस एग्रीमेंट के तहत भारत का पार्ट बना लिया जाता है दोस्तों। और हमने कहीं ना कहीं इसको एनसीईआरटी के अंदर ये देखा था कि हैदराबाद के बारे में और साथ साथ में आपका मणिपुर जो था, एक मर्जर एग्रीमेंट और एक स्टैंड स्टिल पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करी गई। जबकि जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर दो ऐसे सीरियस इशू बने रहे थे लंबे समय तक, जिसमें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के अंदर दिखाया नहीं गया, लेकिन आपको आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। जूनागढ़ के बारे में आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में आपको फिर भी दूसरे बुक्स में जानने को मिलेगा। तो जूनागढ़ के अंदर आप ये याद रखिएगा कि जनमत संग्रह जैसी चीज़ें हुई थी, जिससे जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा बना दिया गया था। अब हाल फिलहाल क्योंकि इन 565 रियासतों को और 4 इन रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन नए टॉपिक्स को भी ऐड करा गया है। बट हाल फिलहाल इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम बात करेंगे पार्ट 6 की। इस चैप्टर पे 6 पार्ट कंप्लीट आ चुके हैं, ये 6ठा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि पूरे भारत के अंदर 565 रियासतों को एक कर दिया गया, अब यहाँ पे ड्रॉइंग द इंटरनल बाउंड्रीज वाज अनदर टास्क इन द प्रोसेसिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग। भारत के लिए अब सबसे बड़ी सोच ये हो चुकी थी कि जो पूरा का पूरा इंडिया, जो ब्रिटिश भारत का था, ब्रिटिश इंडिया का था, और उसके बाद दूसरा जहाँ पे देसी रियासतें थी, इन सबको जब पूरा एक कर दिया गया, तो अब भारत के लिए सबसे बड़ी टास्क और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही बना रहा कि अब वो किस तरीके से भारत को एक इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर डिवाइड करेंगे। जैसे कितना उत्तर प्रदेश होना चाहिए, कितना हरियाणा होना चाहिए, कितना गुजरात होना चाहिए। आपको जो नक्शे में आज 28, 27 या 26 राज्य देखने को मिल रहे हैं, वो राज्य कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे कि कई जब देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पीरियड पे ये राज्य ऐसे नहीं थे। तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और जितने भी कमीशंस थे, उन सबको यही प्रॉब्लम आ रही थी कि अब राज्य या स्टेट बनाया कैसे जाएगा। तो इसके लिए द लिंग्विस्टिक्स एंड द कल्चर प्योरिटी ऑफ इंडिया कुड बी रिफ्लेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द नेशन यूनिटी। भारत की भाषाई और संस्कृति ये पूरी तरीके से इतनी ज़्यादा हमारे भारत देश के अंदर है कि अगर हम किसी भी स्टेट का निर्माण करते भी हैं तो उससे उसकी भाषा और उसकी संस्कृति का इफेक्ट ना पड़े, हमें ये सोच के करने की ज़रूरत थी। तो दोस्तों आज आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको बताऊं कि हमारा जो नेशन था वो पूरी तरीके से भाषा के आधार पर बांटा गया था। गुजरात में बोलने वाले गुजराती, महाराष्ट्र में बोलने वाले मराठी, इस हिसाब से भाषा को क्या कहते हैं, भाषा के आधार पर राज्य को बांटा गया। तो आवर नेशनल मूवमेंट हैड प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक्स बेस, भाषा के आधार पर। लेकिन आपको क्या लगता है ये चीज इतनी आसान थी? बात यही थी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस आवर लीडर feared दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट माइट बी लीड टू डिस्ट्रक्शन, मतलब डिसइंटीग्रेशन। मतलब जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे वो यही समझ रहे थे कि अगर भाषा के आधार पर राज्य को बांट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं राज्य के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन या राज्य के अंदर भी टूटने की संभावना हो सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि भाषा के आधार पर गुजरात में गुजराती बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या वहाँ पर कुछ मुस्लिम्स नहीं रहते होंगे? क्या वहाँ पर कुछ सिख्स नहीं रहते होंगे? क्या वहाँ पर कुछ हिंदू नहीं रहते होंगे? या कोई वहाँ पे हिंदी भाषा बोलने वाले नहीं रहते होंगे? तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में मेरा यह है कि अगर किसी राज्य को भाषा के आधार पर, किसी एक भाषा के आधार पर बांटा जाए, तो दूसरा भी वहां पर ये डिमांड करने लग जाएगा कि वहां पे मेरी भी क्या कहते हैं भाई मेरी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं या मेरी भी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक स्टेट बना दीजिए। तो ये लीडर्स को बड़ा ही क्या कहते हैं प्रॉब्लम वाली बात थी और लीडर्स को बड़ा खतरा था इन चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी भाषा के आधार पर राज्य को बनाया गया। क्लास 9th में आपने श्रीलंका के बारे में और क्लास 9th में आपने बेल्जियम की स्टोरी के बारे में समझा होगा, जिसमें पावर शेयरिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी। और यही हमारे जो
पूरे के पूरे इंडियन क्या कहते हैं लीडर्स थे, उनको यही दिक्कत हो रही थी, जो आज भी सीरियस इशू बना पड़ा है। जैसे पंजाब के अंदर खालिस्तानियों की डिमांड आज भी चल रही है भाषा के आधार पर। असम के अंदर बोडो भाषा जो है, बोडो लैंड, आज भी उधर डिमांड चल रही है भाषा के आधार पर। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनने की डिमांड हो रही है। तो यही हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, वो यही कह रहे थे कि भाषा के आधार पर अगर किसी राज्य को बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका टूटने का खतरा ना बना रहे। द फेथ ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड नॉट बीन डिसाइडेड। रियासतों का जो भाग्य था वो डिसाइड नहीं करा गया था कि कौन सी रियासत कौन से स्टेट के साथ जाके मिल जाएगी। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बट you know that the central leadership decided to postpone the matter। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर भाषा के आधार पर राज्यों की भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की डिमांड है तो इसको अभी नहीं करेंगे, उस समय के बाद, क्योंकि भारत अभी 1947 के अंदर पैदा ही हुआ है। अगर अभी से डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं एक सीरियस मैटर बन जाएगा। दिस डिसीजन विल चेंज बाय द लोकल लीडर द पीपल। और लोगों ने, वहाँ के लोकल लीडर्स ने, लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, भाषा के आधार पर राज्य बंटना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य को बनाना चाहिए। दैट इज वाई सबसे पहला मूवमेंट, मतलब अभी कोई कमीशन बना भी नहीं, अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा स्टेट कब बनेगा, अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या चीज किस चीज के अंदर किस चीज को मर्ज करा जाएगा, कौन से देसी रियासत को किस स्टेट के अंदर डाल दिया जाएगा। अभी किसी ने कुछ नहीं सोचा, लेकिन सबसे पहला आंध्र प्रदेश के अंदर विशाल आंध्रा मूवमेंट चलाया गया। और यहाँ पे वहाँ के तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने कहा कि जो मद्रास है उसको एक अलग सेपरेट बना दिया जाए स्टेट, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ऑल द पॉलिटिशियन पार्टी इन द आंध्र रीजन सपोर्ट द मूवमेंट। और बहुत सारे आंध्र प्रदेश के रीजन ने इस मूवमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करी। इस आंदोलन को विशाल आंध्रा मूवमेंट कहा जाता है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि भाषा के आधार पर अगर कोई राज्य बना था कमीशन बनने से पहले, तो सबसे पहला स्टेट भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश ही बना था। तो आप देख सकते हैं द डिमांड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेट फ्रॉम द मद्रास। और वो कहने लगे कि जो भी तेलुगु स्पीकिंग पीपल है वो मद्रास से अलग होना चाहिए, मद्रास अलग बनना चाहिए और आंध्र प्रदेश अलग बनना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और बहुत बड़े लीडर पोट्टी श्रीरामुलु, वो कांग्रेस के बड़े ही गांधीवादी नेता थे और उन्होंने 56 डेज का क्या कहते हैं फास्ट भी रखा था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। सोचिए, कोई एक नेता भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड कर रहा है बनाने की, और तेलुगु स्पीकिंग पीपल है, आंध्र स्पीकिंग पीपल भी तो डिमांड कर सकते थे। तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने पहले डिमांड करी आंध्र प्रदेश बनाने की, और आंध्र प्रदेश से ही फिर तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने तेलंगाना बनाने की डिमांड करी। सोचिए, ऐसे कितने स्टेट, तो स्टेट छोटे से छोटे रह जाएंगे। और यही थी हमारे लीडर्स को खतरा कि अगर स्टेट में से स्टेट को निकाल दिया जाएगा तो छोटे छोटे स्टेट्स बनते चले जाएंगे, माचिस के खोखे जैसा हमारा जो राज्य हो जाएगा। और उसकी वजह से हम छोटे छोटे स्टेट में कितने कितने सीएम्स को, कितने पीएम को, कितने क्या कहते हैं गवर्नमेंट पुलिस, कितना खर्चा कैसे करेगी सरकार। तो ये बहुत बड़ा इशू था। लेकिन हाल फिलहाल सबसे पहला 56 डेज का फास्ट रखने वाले पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने आंध्र प्रदेश को बनाने की डिमांड करी। ये भी तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे और इन्होंने पूरी तरीके से कहा कि मद्रास से अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे जब उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद आप देखोगे कि पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ की जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरे के पूरे मद्रास असेंबली को रिजाइन दे दिया। और इस वजह से पूरी की पूरी विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट बना रहा कि आंध्र प्रदेश को मद्रास के अंदर मर्ज क्यों करा जा रहा है, और मद्रास एक अलग स्टेट होना चाहिए, आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट होना चाहिए। तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर ने उस समय जो मद्रास विधानसभा थी उसके अंदर से रिजाइन दे दिया और ये कहा कि हमारा जो तेलुगु स्टेट स्पीकिंग पीपल है उसके लिए आंध्र प्रदेश अलग बनना चाहिए। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश का गठन 1952 दिसंबर में किया गया और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। तो आप ये देख सकते हैं मैप के अंदर। अब दोस्तों यहाँ से ही इस कहानी की शुरुआत होती है और ऐसे मूवमेंट पूरे भारत के अंदर चलने लग जाते हैं कि हर कोई कहता है कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। देन फाइनली सरकार डिसाइड करती है कि दिसंबर 1942 के अंदर जैसे ही भाषा के आधार पर नया राज्य बनता है आंध्र प्रदेश, वैसे ही सरकार अगले साल 1953 के अंदर फजल अली को चेयरमैन बनाया जाता है। इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है। ये कमीशन पेपर के लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। एनसीईआरटी में लास्ट ईयर जब बच्चों के एमसीक्यू क्वेश्चन चलाए जा रहे थे तो उस एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार इन क्वेश्चंस को उठाया भी गया था
और यहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि किस तरीके से जो फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, उन्होंने अगर भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की डिमांड करी तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी, इन्होंने सिफारिशें क्या करी, वो आइए समझने की कोशिश करते हैं। 1956 यानी कि काफ़ी 3 साल स्टडी करने के बाद उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी कि पूरे भारत के अंदर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए जाएंगे और उसके बाद भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जाएगा। एंड देन उसके बाद अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे दिल्ली जो है और चंडीगढ़ है, दिल्ली को नेशनल कैपिटल बनाया गया था, चंडीगढ़ को 2 स्टेट की राजधानियां बनाई गई थी। तो ये बहुत बड़ा रिकमेंडेशन दिया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से छोटे छोटे रीजनल लीडर बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, यूनिफॉर्म डिवीजन ऑफ द स्टेट, स्ट्रेंथनिंग द नेशन यूनिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब देखो, हर राज्य के अंदर अगर छोटे छोटे राज्यों के अंदर छोटे छोटे और राज्य बनने लग जाएंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, मजबूती, वो टूट जाएगी। और जब टूट जाएगी मजबूती तो फिर क्या रहेगी राजनीति। इस हिसाब से आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार समझा रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी भाषाओं को लेकर अगर राज्यों की डिमांड होकर और राज्य बनाने की कोशिश करी जाए तो देश की जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, वो खराब हो जाएगी। इस हिसाब से अगर आप प्रेजेंट टाइम पे देखें तो प्रेजेंट टाइम पे 1951 के अंदर आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ था तो उसके बाद इसकी गिनती यही नहीं रुकी, क्योंकि 1956 के अंदर, कब, 1956 के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, मतलब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने तो क्या कहते हैं, एक पूरी तरीके से भाषा के आधार पर राज्य बोल दिया कि बनेगा। उसके बाद ये चीज़ यही नहीं रुकी। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करो तो 1951 के हिसाब से देखा जाए तो 19 एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन हो चुके थे, 29, जिसमें से 1966 के अंदर अगर आप देखो तो पंजाब स्प्लिट इनटू स्मॉल पंजाब स्टेट, न्यू हरियाणा, और आपका छत्तीसगढ़ जो था यूनियन टेरिटरी बन गया। 1956 के बाद फिर आता है 72, फिर आता है 72, फिर आता है 63, 87, 87। अब देखो, आंध्र प्रदेश जब 7 बहनें थी, उसी के अंदर से क्या कहते हैं इतने सारे स्टेट निकल जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया, सिक्किम अलग हो गया, मेघालय अलग हो गया, त्रिपुरा अलग हो गया, मणिपुर अलग हो गया, नागालैंड अलग हो गया और मिजोरम अलग हो गया। और ये कहानी यही नहीं रुकी। सन 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड, ये अलग हुए। 2014 के अंदर जो आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने ही तेलंगाना की डिमांड करी। इस हिसाब से आप देखोगे प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे स्टेट जो है बदलते रहे। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जब अलग हुआ तो यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, यहाँ पे ले बन गया और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बन गया। इस हिसाब से आप देख सकते हो भारत के अंदर एक से एक क्रिएशन होता चला जा रहा है। अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल जाता है कि यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, लद्दाख, दिल्ली तो है ही, और चंडीगढ़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी है। और आई थिंक दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली एक हो चुका है, और बाकी ये सारे के सारे स्टेट्स हमें दिखाई देते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। माई ई पाठशाला वेबसाइट पे आपको सारे नोट्स, सारी चीजें अवेलेबल है, जाके देखिए, मजे लीजिए, एंजॉय करिए। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट क्लास।